जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान का जो केमिस्ट्री वाला भाग होता है। तो एक ही वीडियो में हम पूरा केमिस्ट्री का भाग पढ़ लेंगे और एक भी क्वेश्चन इससे आपका बाहर नहीं आएगा। इतना पढ़ लेना आप, इससे ही पूरी केमिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले पीएच मान। क्या पढ़ेंगे? पीएच मान। तो देखिए पीएच मान होते क्या। पीएच मान क्या होता है? किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक। तो pH बराबर -log H+ आयन, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं pH बराबर 1/log H+ आयन। फिर माइनस चिन्ह नहीं लगाना पड़ेगा जब 1/में लिख देंगे। तो pH बराबर -log H+ आयन लिख सकते हैं, या pH बराबर आप लिख सकते हैं -log H+ आयन या 1/log H+ आयन। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। ठीक है, इनका पीएच मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अम्ल के बारे में। किसके? अम्ल के बारे में। तो अम्ल क्या होते हैं? जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। क्या? जो जल में घुलकर क्या देते हैं? H+ आयन, उन्हें क्या बोलते हैं? अम्ल। जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। अब ये मत बताना अम्ल स्वाद में खट्टे हो, जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं। तो ये उनके गुण हैं, ना कि परिभाषा। ठीक है। क्षार क्या होते हैं? क्षार ये जल में घुलकर OH ऋण आयन देते हैं। जल में घुलकर OH ऋण आयन देते हैं। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ठीक है। जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उनको क्या बोलते हैं? अम्ल। जो जल में घुलकर OH ऋण आयन देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्षार। देखिए यहाँ कुछ पीएच पैमाना बना हुआ है। ये देखिए यहाँ लिखा है 7। जिनका मान पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होते हैं और यह लवण कहलाते हैं। उदासीन होते हैं और यह क्या कहलाते हैं? लवण। जिनका पीएच मान 7 से छोटा होता है, ये देखिए इधर बना है 7 से छोटा, तो 7 से छोटा होता है उसे अम्ल कहते हैं। जिनका पीएच मान 7 से बड़ा होता है उन्हें क्या बोलते हैं? क्षार। जिनका पीएच मान 7 से बड़ा है वह क्षार है। जिनका मान पीएच मान 7 से छोटा है वो क्या है? अम्ल। अब हम कुछ पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जैसे पहले मैंने बोला नींबू, तो पहले तो ये तो पता है कि ये अम्ल है, इसका पीएच मान 7 से कम होगा, लेकिन होगा कितना? तो जैसे हम बाजार जाएं नींबू लेने के लिए और उससे बोले 10 रुपए के नींबू दे दो, तो हर मौसम में नींबू का भाव अलग अलग होता है। तो हमने एक आंकड़ा मान लिया, वो 2-4 नींबू दे देगा। कितने दे देगा? 2-4 नींबू। बस याद हो गया आपको। इसका पीएच मान कितना हो गया? 2.4। नींबू कितने देगा वो? 10 रुपए के 2-4 नींबू दे देगा, तो 2.4। इसके बाद आता है सिरका। सिरका भी आपको पता है कि ये क्या होता है? खट्टा। इसलिए इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम। अब ये सिर्फ देखिए आगे क्या लिखा है, सिर का हटा दीजिए तो क्या बचा? सिर। सिर के कितने भाग होते हैं आप लोग तुरंत बता देंगे? 3 भाग होते हैं। सर कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो हम उस सिर से इस सिर के मान निकाल लिए। तो सिरका का पीएच मान 3। आपको ये तो पता है ये खट्टा है, तो क्या होगा? अम्ल। ऐसे भी देख लीजिए 3, 7 से क्या है? कम, तो क्या हो गया? अम्ल। आगे देखिए यूरिन, मूत्र, यूरिन। तो जैसे हम जहाँ लोग टॉयलेट करने जाते हैं तो वहाँ देखना जाके जब हम लोग बगल से निकलते हैं तो एक अजीब तरह की दुर्गंध आती है। तो वहाँ पर हम जब लोग जाएंगे तो वहाँ से बोलेंगे छी छी। क्या बोलेंगे? छी छी। तो इसका पीएच मान कितना हो गया? 6.6। कितना हो गया? 6.6। इसके बाद दूध। दूध पिएंगे तो शरीर में ताकत आएगी, और ताकत आएगी हम दुश्मन के छक्के छुड़ा देंगे। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना, याद हो गया? छक्के छुड़ाना। दूध पियोगे ताकत आ जाएगी, दुश्मन के छक्के छुड़ा देंगे। ये एक मुहावरा आपने सुना होगा, छक्के छुड़ाना। तो इसका पीएच मान कितना हो गया? 6.6। अब एक देखिए वाइन, शराब। शराब का पीएच मान कैसे होता है? तो देखा होगा आपने, ऐसे ग्लास होते हैं ऐसे करके, पार्टी में देखा है ना, ऐसे करके ग्लास,
ये वाली, और यहाँ एक लंबी लंबी डंडी। तो ऐसे अब एक गिलास में तो पिएगा नहीं आदमी, कम से कम 2 गिलास चाहिए उसे पीने के लिए शराब। तो एक हमने देखो, ड्राइंग ठीक नहीं है, कुछ भी बन जाए तो मान लेना कि ग्लास ही है, ठीक है। एक ये ग्लास हो गया, यहाँ नीचे लगा होता है एक पतली सी डंडी, कांच के 2 ग्लास ना। अगर हम इन दोनों ग्लासों को जोड़ दें तो देखना चाहेंगे आप, मैं दूसरे पेज में बनाता हूँ, कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। ये 2 ग्लास जुड़ जाएंगे जब आपस में तो ऐसी आकृति बन जाएगी, ठीक है। तो शराब में ग्लास कितने यूज हुए? 2, और इनको जोड़ने से बना क्या था? 8। तो इसका पीएच मान हो गया 2.8, 7 से कम है तो ये क्या है? अम्ल। इसके बाद हम देखते हैं रक्त का पीएच मान। किसका? रक्त का। तो अगर खून थोड़ा सा भी निकल आए शरीर से तो हम लोग चिल्लाने लगते हैं, मैं दैया, पापा दैया, सब दैया आ जाते हैं। तो हमसे रक्त से बहुत ज़्यादा हमें चाहत होती है। क्या होती है? चाहत। चाहत 74, चाहत 74। चाहत से क्या याद हो गया? 74। बीच में वो पॉइंट लगा दीजिए। पीएच मान कितना हो गया? 7.4। तो रक्त का पीएच मान 7.4। इसके बाद लार। लार को इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा। तो एक मीनिंग भी याद हो गई आपको इंग्लिश में, सलाइवा। अब इसको पढ़िए बस, ये और इसको टी बना लेते हैं हम अपने मन से, ठीक। तो ये क्या लिख गया? SAT यानी 7। और ये रोमन अंक में देखिए IV को क्या बोलते हैं? 4। तो इसका भी पीएच मान कितना हो गया? 7.4। इसके बाद आंसू। आंसू, तो आंसू आपको पता 2 प्रकार के होते हैं। एक जबरदस्ती हम रोते हैं दिखाने के लिए लोगों को, तो आंसू एक हो गए सच्चे, एक हो गए झूठे। एक सच्चे और एक झूठे। तो ये आंसू जो ये वाले निकले थे इसके, ये सच्चे थे। तो सच्चा, सच्चा 7-4, सच्चा 7-4। तो जब 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, सच्चा 7-4, सच्चा 7-4। तो इसका पीएच मान भी हो गया 7-4। इसके बाद समुद्री जल। समुद्री जल, जल की बात नहीं कर रहे हैं हम, समुद्री जल की कर रहे हैं। तो देखा होगा समुद्र, ये तो पता है आपको, बहुत चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा। तो छोटा बच्चा जब बोलेगा कि समुद्र चौड़ा है तो वो बोलेगा बहुत चौड़ा है। चौड़ा नहीं, चौड़ा नहीं, चौड़ा है। चौड़ा से बन जाएगा 84। चौड़ा से क्या बन गया? 84। तो इसका पीएच मान कितना हो गया? 8.4। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। छोटा बच्चा क्या बोलेगा? समुद्र बहुत चौड़ा है। चौड़ा से क्या बन गया? 84। समुद्री जल का पीएच मान हो गया। अब हम बोलते हैं जल। इसका बहुत अच्छे से याद रखना, जल का पीएच मान 7 होता है। ये लवण है, ठीक है। जल का पीएच मान 7। इसके बाद एक और याद कर लीजिए, वर्षा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, इसका मान होता है 5.2। अम्लीय वर्षा का मान 5.2। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये भी इसमें पता होना चाहिए अम्ल क्या होते हैं। तो जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जो जल में घुलकर OH ऋण आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अब देखिए आगे बात आती है कि प्रबल क्षार कौन सा होता है? प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार होता है KOH। आपको सबसे पता, सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है? पोटेशियम। तो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो क्षार के एग्जाम्पल होते हैं, क्षार के एग्जाम्पल देख लीजिए। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है KOH, और होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो जहां OH आपको दिख जाए, क्या मिल जाए? OH ऋण आयन। तो ये सब क्या है? क्षार। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, तो ये कौन होता है? दुर्बल अम्ल होता है HCN। क्या होता है? HCN। अम्ल के एग्जाम्पल और कौन कौन से हो सकते हैं? ये तो लिखवा ही दिए हमने। इनके अलावा ऐसे याद करना है अम्ल कौन होते हैं। आपने पढ़ा होगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, NaHSO4, ठीक है।
इसमें ये भी पूछ लेगा हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 1, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 1, तो ये भी याद रखना। तो ये प्रबल क्षार KOH, दुर्बल अम्ल HCN, और ये एग्जाम्पल हैं किसके, क्षार के, ये एग्जाम्पल किसके हैं, अम्ल के। इसके अलावा इसमें क्या पढ़ना है हमें, अगर pH मान निकालना हो किसी का, जैसे उनमें दिया गया कि H+ आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻4 मोल है, ठीक है। इसका बताइए pH मान। तो pH मान देखिए मैं निकाल के बताता हूं। तो pH बराबर क्या होता है, -log H+ आयन। तो ये माइनस उसी तरह रहेगा, लॉग भी उसी तरह रहेगा। H+ आयन की जगह कितना लिख देंगे, 1 × 10⁻⁻4 मोल। अब देखिए 1 का गुणा किसी में करवाओ कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसको हम क्या करते हैं, 10⁻4 को जो ये लिखा हुआ है, तो लॉग का नियम होता है, जो घात होती है वो आगे आ जाती है, तो माइनस पहले से ही है, आगे आ जाएगा -4 और बचेगा लॉग सिर्फ 10। लॉग 10 का बच्चों मान 1 होता है, ठीक है, लॉग 10 का मान 1, और माइनस गुणे माइनस प्लस का हो गया 4 × 1, यानी आंसर आपका क्या आ गया 4, ठीक है। तो ये करने का लॉजिक, आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, यहाँ जो घात दिखे उसका चिन्ह चेंज कर दो, बस वही आंसर है। यहाँ -4 लिखा हुआ है, आप इसको +4 लिख दे, ये देखिए आंसर आ गया। तो बस आपको, क्योंकि वहाँ बहुविकल्पी में मिलेगा तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, ये -4 लिखा है, इसका चिन्ह बदल दें। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, ये H+ आयन का सांद्रण होना चाहिए। अगर ये OH ऋण आयन का दिया है और ये दिया है 1 × 10⁻, मान लीजिए मैंने 12, तो बताइए pH मान कितना होगा। तो इसको 12 नहीं लिख देंगे, ये OH का है, हमें H यहाँ पर H+ आयन रखने होते हैं, तो हाईएस्ट मान इसका जो होता है क्षार का वो 14 होता है, तो इसको 14 में घटा देंगे, 14 में 12 गए तो बताइए कितने बचेंगे 2, तो इसका मान आंसर कितना आ जाएगा 2। तो जब कभी OH का दिए हो, H का निकालना हो तो 14 में घटा के निकालेंगे, और अगर H दिया है और फिर पूछा गया तो वही आंसर लिख देंगे, चिन्ह बदल कर। ये याद रखना, जैसे यहाँ -12 है तो हमने घटाया 12 ही है, लेकिन आंसर 2 लिखा है, ठीक है, तो ये याद रखना थोड़ा। तो इसमें हो गया अम्ल पढ़ लिया हमने क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, pH मान क्या होते हैं, pH मान किसके कितना होता है, इसके बाद अम्ल और क्षार के लक्षण क्या होते हैं ये भी पढ़ लिए। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ मैं। ये नीला लाल आप लोग भूल जाते हैं, तो एक याद, आपके गांव में ऐसे नाम होंगे, अनीला मैंने लिख दिया, अनिल याद कर लेना आप, अनीला, यानी वो एक याद रख लेना, छालानी, छलानी, अनीला। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल। क्षार जो होता है लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला। तो इनको याद रखना बहुत अच्छे। अनीला अम्ल नीले को लाल करेगा, क्षार लाल को नीला करेगा। अब उम्मीद है आप ये कभी नहीं भूलेंगे। अगर ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें देख के, ठीक है। तो अनीला और छलानी। इसके बाद आपको इसमें ये भी पढ़ लेना है कि फिनाइल्फ्थलीन का क्या कर देता है रंग, ठीक। मेथिल ऑरेंज के साथ इसकी क्रिया कैसे होती है। तो जब क्षार की क्रिया मेथिल ऑरेंज की क्षार में क्रिया कराएंगे, अम्ल में क्रिया कराएंगे या उदासीन विलयन में क्रिया कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बनके। तो आगे पढ़ते हैं अभी। अब इसके बाद देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये देखिए प्रतिस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, प्रतिस्थापन, या इसका क्या नाम है, विस्थापन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद कर लेना है। अब क्रियाएं अब हम पढ़ेंगे, यहीं से केमिस्ट्री की वैसे शुरुआत होती है, मैंने वो पहले बता दिया था, ठीक है। तो प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, जब अधिक क्रियाशील तत्व, ध्यान से देखना, जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तब ऐसी अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तब ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन। जब अधिक क्रियाशील तत्व, ऐसे मतलब जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो कम शक्तिशाली आदमी को उसके स्थान से हटाकर खुद बैठ जाएगा। ऐसे मतलब समझ लीजिए जैसे गांव पे कोई ज़्यादा ताकतवर है, कोई लूजर है, मतलब कम ताकतवर है, तो वो ज़्यादा ताकतवर आदमी
कम ताकतवर आदमी को उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह आ जाएगा। तो वही है सेम, जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तब ऐसी क्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया करते हैं। जैसे इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए, वो नीचे आए अभी बताऊंगा मैं, एक एक पेज को डिस्कस करते हैं। FeCuSO4, देखिए जो कॉपर है ये कम क्रियाशील है, और ये जो फेरस है ये बहुत अधिक क्रियाशील। फेरस का मतलब आप जान गए ना, लोहा। तो कॉपर को हटा देगा इसकी जगह से और खुद आ जाएगा। तो ये देखिए FeSO4, कॉपर सल्फेट यहाँ बन गया फेरस सल्फेट। तो इसने Cu को हटा दिया, खुद बैठ गया और Cu को भगा दिया बाहर। तो इसके स्थान खुद ले लिया, इसके यौगिक से इसको विस्थापित कर दिया और अपना खुद आ गया। यहाँ देखिए जैसे इसने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, हाइड्रोजन को वही धातु में विस्थापित कर सकते हैं जो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन के पहले रखी हुई हैं सक्रियता श्रेणी में। तो आपको सक्रियता श्रेणी बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो इसने H2 को हटाया, Zn खुद आ गया और बाहर भगा दिया H2 को। यहाँ पर क्या हुआ, Cu को भगाया किसने, Fe ने, और खुद इसके स्थान पर आ गया। तो ये जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, बाहर निकल गई। ठीक है, अगला है द्विविस्थापन। तो इसको दो प्रतिस्थापन अपक्रिया या द्विअपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। तो इसके और नाम भी याद रखना हमेशा, द्विविस्थापन, द्विअपघटन, द्विप्रतिस्थापन अपक्रिया। जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों के आयनों की अदला बदली हो जाती, सबसे सरल तरीका यही है। जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों के आयनों की अदला बदली हो जाती, मतलब यौगिक अपना आयन एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं तथा नए यौगिक बनाते हैं, वह अपक्रिया द्विविस्थापन। देखिए जैसे यहाँ Ba लिखा है, यहाँ Na2 लिखा है, यहाँ SO4 लिखा है, यहाँ Cl2 लिखा है। तो Ba ने क्या किया, देखो Ba किसके साथ जुड़ गया, Na2 के साथ। यहाँ बना दिया Ba जुड़ गया, सॉरी SO4 के साथ। Ba किसके साथ जुड़ गया, SO4, तो बन गया BaSO4। और Cl2 Na के साथ जुड़ गया, तो इसने बना दिया NaCl। यहाँ देखिए दो थे, यहाँ दो थे, यहाँ भी देखिए दो NaCl, दो का अंदर पूरे में गुड़ा होगा, Na में भी होगा, Cl में भी होगा। तो Cl Na के साथ जुड़ गया BaSO4 के, तो ये आयन एक दूसरे से अदला बदली कर लिए, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, तो ये आपस में बदल गए। इसमें सिर्फ एक ही के साथ ऐसा होता था, यहाँ दो दो हो रहे हैं, तो इसलिए इसको द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो ये BaSO4 और NaCl, इसको तो आप जानते होंगे, नवसात, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड नमक। यहाँ देखिए CuSO4 प्लस 2NaOH, तो Cu देखो किसके साथ चला गया, OH के साथ, CuOH, तो CuOH का होल ट्वाइस बन गया। SO4 Na, ये बन गया Na2SO4, NaSO4 ये यहाँ बन गया। तो ये आयनों की आपस में क्या हो गई, अदला बदली। तो जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों के आयनों की अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, ये नए हो गए, पहले ये दूसरे कुछ थे, अब दूसरे कुछ हो गए, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया। अगला है संयोजन या योगात्मक अपक्रिया। संयोजन या योगात्मक, तो ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक पदार्थ A, एक पदार्थ B, ये दोनों जुड़ गए, इन्होंने एक नया पदार्थ बना दिया C, इसके अलावा कुछ नहीं बना। तो दो पदार्थ, या ऐसे बोल सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D, इन्होंने जुड़कर एक नया पदार्थ बना दिया Z। तो ये चारों ने मिलकर एक नया पदार्थ बनाया। तो दो या दो से अधिक, दो हो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाए। सिर्फ इधर सिंगल बनना चाहिए, एक से ज्यादा ना बने। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक जब नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, संयोजन अपक्रिया। इसको संकलन अपक्रिया भी बोलते हैं, इसे योगात्मक अपक्रिया भी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल याद रखना, वो नाम इसके याद रखना, संयोजन, योगात्मक या फिर संकलन अपक्रिया। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर एक नया, केवल एक नया, ये वर्ड याद रखना, केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2Na प्लस Cl2, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, इन्होंने बना दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो एक ही पदार्थ है, सोडियम क्लोराइड एक है, यहाँ दो थे, सोडियम अलग था, क्लोरीन अलग था।
यहाँ देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये Cl2 क्लोरीन, इन्होंने बना दिया COCl2। ये एक पदार्थ है, यहाँ एक और एक, दो पदार्थ है, यहाँ एक ही बना, इसको बोलते हैं संयोजन। जस्ट इसका उल्टा होता है वियोजन। तो जब एक पदार्थ रासायनिक वियोजन अपक्रिया में एक ही वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें यौगिक अपने अवयवी तत्वों में विभाजित हो जाता है। जैसे एक पदार्थ है A, ये टूट कर बन जाए P+Q, ये दो पदार्थों में टूट गया। तो जब यह यौगिक अपने अवयवी पदार्थों में विभाजित हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? वियोजन अपक्रिया। देखिए यहाँ वियोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों में वियोजित हो जाता है। जैसे यहां लिखा CaCO3, ये टूट के बना दिया CaOCO2। यहां लिखा फेरस सल्फेट FeSO4, इसने बना दिया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, तीन पदार्थों में टूट गया। तो एक यौगिक अपने अवयवी तत्वों में जब टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन। तो एक पदार्थ से जब ज्यादा पदार्थ बन जाए तो उसे वियोजन बोलेंगे। जब दो तीन पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बना दें तो उसे संयोजन बोलेंगे। जब रासायनिक अपक्रिया में यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लें तो द्विविस्थापन अपक्रिया। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर दे और स्वयं उसकी जगह बैठ जाए जाके तो उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए रेडॉक्स अपक्रिया, ये लिखिए। ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण को आप लोग उपचयन भी बोलते हैं, तथा अपचयन, ये उपचयन है ये अपचयन है, इसमें कंफ्यूज ना होना, उपचयन को ही ऑक्सीकरण बोलते हैं। अपक्रिया साथ में होती है, मतलब एक ही समीकरण में या एक ही अपक्रिया में जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, अपचयन भी हो रहा हो, ऐसी अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहां देखिए, अच्छा अभी आपको 10 में सिर्फ ये पढ़ना है ऑक्सीजन का जुड़ना घटना, नहीं फिर ये भी बताया जाता है हाइड्रोजन जुड़ रहा है घट रहा है। अभी आपको सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में जानना है। यहां CuO है, यहां Cu बचा, यहां O था, यहां नहीं है। तो जब O हट जाए, ध्यान से सुनना, जब O हट जाए तो वो अपचयन है, जब O हट जाए तो वो अपचयन है, जब O जुड़ जाए तो वो क्या है? ऑक्सीकरण या उपचयन। तो H2 में देखिए H2O हो गया, तो ये वाला जो ऊपर वाला है इसमें भद्दा लगने लगेगा, मैं ऐसे बता दे रहा हूं आपको बनाने से। ये देखिए यहां से यहां तक H2 से H2O हुआ, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये वाली अपक्रिया में H2 से H2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। CuO से CuO से Cu हो गया, तो इसमें क्या हुआ? अपचयन। क्या हुआ? अपचयन, क्योंकि O हट गया। तो जब O हट जाता है तो अपचयन हो जाता है, जब O जुड़ जाता है तो ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। तो मतलब ये कौन सी क्रिया है? रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है? रेडॉक्स। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, यह इसका दूसरा नाम है दहन अपक्रिया। तो जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऐसी अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे CH4 + 2O2। तो जब मीथेन को ऑक्सीजन मतलब गर्म करेंगे, ऑक्सीजन जलाएंगे ऑक्सीजन में, तो ये तो पता कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो मतलब ऊष्मा उत्पन्न होगी अपने आप। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बाहर जल और प्लस ऊष्मा। तो जब मीथेन को हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो भाई साहब ऊष्मा जरूर है। यहां देखिए जिन अपक्रियाओं में ऊष्माक्षेपी, ये ऊष्माक्षेपी हो गई, ये ऊष्माशोषी है। ऊष्माशोषी का मतलब जो ऊर्जा का अवशोषण करती हैं, ऊष्माक्षेपी का मतलब जो ऊष्मा को उत्पन्न करती हैं। जब वो अपक्रियाएं होंगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, इनमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी। जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब जिनको हमको करवाने के लिए ऊष्मा देना पड़े, उन्हें ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे N2O2 को जोड़ेंगे तो 2NO नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा, तो इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इसमें माइनस लिखा है, यहाँ पर प्लस लिखा है, प्लस चिन्ह ये दर्शा रहा है इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसमें ऊष्मा ये ले रहा है।
जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो अपक्रियाएं इतनी ही थी, सारी अपक्रियाएं इसकी खत्म हो गई। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में, फिर इसके बाद रासायनिक समीकरण संतुलन ये भी पढ़ाना है। देखिए ये विरंजक चूर्ण, इसके बाद बेकिंग पाउडर, इसके बाद है दावन सोडा। इनमें से एक प्रश्न बड़ा जरूर आएगा, ये निश्चित है। तो इन तीनों को ढंग से पढ़ें। तो जिस तरह ये लिखा हुआ है पेपर में आपको इसी तरह लिखना है। वो पूछेगा विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि, गुण और उपयोग लिखिए। तो सब कुछ जितना ये लिखा है बस इतना ही आपको छापना है, ऐसे ही छापना है जिससे अच्छा भी लगे। तो विरंजक चूर्ण इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अनुसूत्र होता है CaOCl2। याद करने का तरीका बताता हूँ। विरंजक चूर्ण यानी ये किसी को चूर्ण का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बात करने को बोल रहा है। तो ये बोल रहा था उससे KO, इसको पढ़ो, Ca का मतलब KO, कल, Cl कल, टू को पढ़ो तू, KO कल तू, बहु भौकाल मारत रहो। हमका चूर्ण कर एक बात करत रहो, KO कल तू, बहुत भौकाल मारत रहो, मतलब हमका चूर्ण करा चाहत रहो। आज खुद सूते जा रहे हो तो KO कल तू, KO कल तू, KO कल तू, बस। रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, रासायनिक नाम याद रखना है। बनाने की विधि देखो, अगर आपको समीकरण याद है तो ये लिख लेंगे। देखिए यहाँ लिखा है कैल्शियम, ये बुझा चूना है। तो जब बुझे चूने पर क्या डालेंगे? क्लोरीन, तो हमें विरंजक चूर्ण मिलेगा, जल बाहर हो जाएगा। तो यही जो, अगर ये आपको याद है तो ये याद हो जाएगा, ये याद कर लीजिए तो ये हो जाएगा। जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है तथा जल बाहर निकल जाता है। आप चाहें तो इतना और लिख सकते हैं, तथा जल बाहर निकल जाता है। तो जब ये बुझा चूना है, COOH का सूत्र तो याद होने चाहिए आपको, तभी बन पाएगा। COOH का होल ट्वाइज, ये बुझा चूना है। इस पर हमने क्या डाला? क्लोरीन। तो हमें ये तो पता है विरंजक चूर्ण निकलेगा, तो ये सूत्र याद है तो हमने ये लिख लिया। अब देखिए Ca लिख गया, यहाँ O भी लिख गया, एक Cl2 लिख गया। अब यहाँ देखिए H 2 है, O भी 2 है, एक O का हमने यूज किया तो यहाँ से H 2 बचे, एक O बचा, तो ये बाहर क्या निकल आया? H2O। बताओ समझ में आई बात? बनाने की विधि हो गई। अब इसके बाद गुण, यह हल्के, देखिए इसमें रासायनिक गुण लिखने को आता है मैक्सिमम। अगर गुण लिखा है तो आप ये सब लिख सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ ये लिखा है कि रासायनिक गुण लिखिए तो ये लिखने हैं आपके। ये भौतिक गुण है। यह एक हल्के रंग का पीला ठोस पदार्थ है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। तो आपको अगर 4 गुण लिखने को बोले और भौतिक रासायनिक दोनों बोले तो आप इसको यहाँ से काट देना। यह एक हल्के रंग का पीला ठोस पदार्थ है। दूसरे नंबर पे लिखना जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, तो 2 ये हो गए। तीसरा यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है। तो पहले तो ये तो कन्फर्म है, जब हम रासायनिक गुण लिखेंगे तो यहाँ पर जो पहले लिखा जाएगा वो हमेशा यही नाम जिसकी हम क्रिया करवाना चाह रहे हैं, COCl2, तो ये पहले यहाँ लिख दिया, यहाँ देखिए यही लिखा है। इसकी क्रिया हम अम्ल से करवाएंगे, तनु अम्लों से। तो हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाई, तो इसने बना दिया CaSO4 + H2O + Cl2। ये तो पता है क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि ये क्लोरीन से मिला हुआ है तो क्लोरीन बाहर निकलेगी। जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। जल में घोला और इसको हमने गर्म किया, ये गर्म करने का निशान है। तो हमने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, मतलब विरंजक चूर्ण को जल के साथ गर्म किया, तो ये फिर से टूट गया उसी में, बुझे चूने में और क्लोरीन गैस में। ठीक है, तो ये तो जो हमने बनाने की विधि है सेम उसका उल्टा लिखा है। तो आपको अगर नहीं भी याद है तो इसको यहाँ उल्टा करके लिख सकते हैं, तो आपका 1 और 2 नंबर ये तो फ्री के मिल जाएंगे, ना याद करते हुए भी। इसका एक गुण यहाँ लिख देना है, इसको उल्टा के बस। अगला उपयोग क्या है? ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए 2 उपयोग लिखने को आते हैं आपको, यहाँ मैंने 5 लिखवा दिए हैं। पेयजल को जीवाणु रहित करने में, पीने वाले पानी को, पहले में ये जो कुएं होते थे हमारे गांव में उनमें ये दवा डाली भी जाती थी उसको शुद्ध करने के लिए। पेयजल को जीवाणु रहित करने में, चीनी को सफ़ेद करने में भी इसका उपयोग होता है। क्लोरोफार्म बनाने में, क्लोरोफार्म आप जानते हुए किसी को बेहोश करने के लिए थोड़ा सा यूज होता है क्लोरोफार्म, और ऑक्सीकारक के रूप में। ठीक है, तो कम से कम 2-3 तो याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो ये विरंजक चूर्ण हो गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो बढ़िया से ये देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है,
अब आ रहा होगा पूरा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको याद जरूर रखना। अगला देखिए, बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा, हाँ वही रसगुल्ला वाला है ना। इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। तो याद कैसे रखेंगे, ये खाने की बात हो रही है, आपको याद होगा। मैं इधर दूसरा पेज यूज करता हूँ, देखिए ये है आपका गैस चूल्हा, अरे ऐसे ही बना है देखो, ये गैस चूल्हा है, तो ये यच है, देखो ऐसे कर दो तो यच हो गया। इसमें आप दाल पकाएंगे, इधर चाउर पकाएंगे, दाल चाउर पकाने के लिए ये देखो गैस बन गया, तो इसी से गैस बनी। तो बस इसको हमें याद करना है, खाना पकाने का यंत्र है। क्या है, खाना पकाने का यंत्र। कैसे, NaHCO3, तो इसको याद कैसे करेंगे, Na, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, Na खाना, इसमें H में क्या बनाना है, खाना, ये हमारा वो है गैस चूल्हा, तो Na खाना को, CO का मतलब को, 3 बार पकाइए। Na खाना को 3 बार पकाइए, Na खाना को 3 बार पकाइए, Na खाना को 3 बार पकाइए। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, इसका धावन सोडा आएगा इसके बाद, उसमें नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, सर जी बाई किस में लगाना है, किस में नहीं लगाना। देखिए ये खाने वाली बात हो रही, तो खाने के बाद हम लोग अपने जहाँ से हम गए हुए हैं, दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, तो उनसे बाय बोलते हैं। खाने के बाद हम लोग खाना खाए, फिर घर जा रहे हैं तो बाय बोलेंगे, तो खाने वाले के साथ बाय लगता है, उसके साथ नहीं लगता। तो रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। बनाने की विधि, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। मैंने पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH लिया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की, तो यह बन गया NO2CO3 × H2O। ये नहीं है आंसर, ये तो आपका पता है क्या बना है, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, हमें सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है। NaHCO3 चाहिए, ये Na2CO3 है, तो ये तो उसकी विधि हो गई, किसकी, धावन सोडा बनाने की। धावन सोडा यहीं तक करेंगे। फिर इसको हमने यहाँ लाया H2O, इसमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली, ये रखा हुआ, इसमें हमने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली, तब इसने बनाया NaHCO3। तो आप अगर इसको एक ही स्टेप में लिखना चाहें तो ऐसे करके लिख सकते हैं। मैं आपको दूसरी विधि भी बता देता हूँ, ये 2 स्टेप ना लिखना हो तो। जैसे मैंने कहा, जब सोडियम कार्बोनेट, ध्यान से सुनना, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जलीय विलयन का मतलब H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है, जब सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जलीय का मतलब जल, वाटर, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बोलेंगे इसको, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको याद कर लीजिए आप, काफ़ी स्टेप ना याद करना। बनाने की विधि में क्या लिखेंगे, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसको आप रट ले। ये भी पूछा जाएगा, जब क्या होता है, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो ये होता है, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इसे आप बहुत अच्छे से याद करें। आगे देखिए, ये तो हो गई हमारी बनाने की विधि। यहाँ से विधि को अगर लिखना चाहें, आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये लिखें। नहीं हो रही तो वो वाली जो अभी बताई। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। ये सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है जो अल्प विलेय, अल्प विलेय का मतलब थोड़ा होता है, थोड़ा घुल जाता है, पूर्णतया नहीं घुलता। इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। जैसे ये लिखा है, इसको हमने यहाँ लिख दिया 2NaHCO3। जब इसको हमने क्या किया, गर्म किया, तो ये फिर से यही बना देगा। तो ये भी देखो, उसमें भी एक था ये विरंजक चूर्ण में, इसका जो इसको पलटा के हमने लिख दिया तो इसका एक रासायनिक गुण बन गया। इसी तरह इसको भी हमने उल्टा करके लिख दिया, देखो एक रासायनिक गुण बन गया। 2NaHCO3 को मैंने गर्म किया तो ये फिर से इसी में टूट गया, Na2CO3 + H2O + CO2 में। यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। तो जैसे NaHCO3 को हमने अम्ल का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमने इसके साथ क्रिया करवाई NaHCO3 की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो इसने क्या बना दिया, NaCl आपको पता है ये लवण है, तो लवण बना दिया, जल बना दिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया। तो
तो लवण का मतलब सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब क्या होता है नमक। तो ये लवण है, ये जल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब किसी अम्ल के साथ बेकिंग पाउडर क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। इसको याद रखना, बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। उपयोग क्या होता है जब बिजली लग जाती है, बिजली मतलब समझ, पीलापन दांतों में, तो उनको दांतों को सफाई करने में, मुंह की बदबू दूर करने में, पेट में जलन तथा खट्टी डकार की समस्याओं से राहत प्रदान करता है और घाव भरने में मदद करता है। तो ये काफ़ी काम करता है, वैसे काम का आदमी ही बेकिंग पाउडर। ठीक है, आप इसको याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखिए, अगला बात करेंगे हम लोग किसकी, धावन सोडा की। धावन सोडा का अणुसूत्र Na2CO3 × 10H2, Na2CO3 × 10H2। अब इसको याद कैसे करेंगे, धावन सोडा का मतलब वही आप निरमा जो बोलते हैं, घर पे यूज होता है धावन सोडा धोने के लिए। ठीक है, तो अणुसूत्र Na2CO3 × 10H2O याद कैसे करेंगे, Na उसमें भी याद किया था। अब धावन धोने को बोल रहे हैं, ये मुख्यमंत्री कौन था उस समय, लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी का नाम था राबड़ी देवी। तो वो अपनी पत्नी से बोल रहे हैं Na कपरवा का 10 बाल्टी पानी से धो। ये लिखा Na, ये लिखा कपरवा CO, Na कपरवा CO का मतलब कपरवा, Na कपरवा का 10 बाल्टी, 10 लिख दिया, बाल्टी पानी, H2O का मतलब पानी, Na कपरवा का 10 बाल्टी पानी से धो। याद हो गया, Na कपरवा का 10 बाल्टी पानी से धो, Na कपरवा का 10 बाल्टी पानी से धो। अच्छा, ये 2-3 कैसे याद करना है, 2-3 कपड़े हैं उनको 10 बाल्टी पानी से धोना है, 2-3 कपड़ों को 10 बाल्टी पानी से धोना है, Na कपरवा का 10 बाल्टी पानी से धोना है। तो Na के साथ 2 और 3। इनका रासायनिक नाम मैंने बोला था, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। बनाने की विधि, जब कास्टिक सोडा, ये वही है जो उसमें लिखी थी सेम, जब कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें ये पहली वाली लाइन यही लिखी थी 2NaOH + CO2, तो इससे बन गया था। तो इसमें एक लाइन यही करना है बस, 2NaOH + CO2, तो देखिए Na2CO3 बन गया। अब देखिए जब अणुसूत्र लिखते हैं तो 10H2O लिखते हैं, जब अपक्रिया में लिखते हैं तो 10H2O को काउंट नहीं करते हैं, Na2CO3, क्योंकि हमें यहाँ पर अपक्रिया करवानी है। ठीक है, प्लस H2O। गुण इनके रासायनिक गुण ही लिखे हमने, यह BaCl2 को BaCO3 में बदल देता है। ठीक, BaCl2 को BaCO3 में बदल देता है। तो हमने सोडियम कार्बोनेट, इसको पहले आप लिखें बाद में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो Na2CO3 की हमने क्रिया करवाई किससे, BaCl2 से। तो ये क्या बन गया, BaCO3 + 2NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया। इसके विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी पूछा जाता है, क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट में SO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। तो देखिए Na2CO3 में हमने क्या प्रवाहित किया, SO2, तो हमें सोडियम सल्फाइड प्राप्त हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। उपयोग कहाँ होता है, कपड़े धोने में और जल की कठोरता दूर करने में, कपड़े धोने में, जल की कठोरता दूर करने में। ओके, तो ये धावन सोडा का हो गया। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले सकते हैं, धावन सोडा हो गया। ठीक है, आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस याद कैसे करेंगे, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते कैसे, तो ये देखो यहाँ * है ये भाई, ठीक है, ये * है। तो हमने CaSO4 × 2H2O, ये आपको पता है ये जिप्सम है। क्या है, जिप्सम। जिप्सम को हमने गर्म किया, कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन। तो ये इसके परमाणु टूट गए, CaSO4 × ½ H2O + 3/2 H2O। तो ये जो लिखा हुआ है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जिप्सम है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनता है। तो ये जिप्सम का सूत्र याद होना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद होना चाहिए। जिप्सम लिखिए इधर, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखिए। यहाँ देखिए 2 H2O है, यहाँ आधा है और इस 3/2 को हम 1.5 बोलते हैं। तो 1.5 ये, आधा ये, कितने हो गए, 2। तो CaSO4 × 2H2O को जब हम तोड़ेंगे तो ये बनाएगा CaSO4 × ½ H2O + 3/2 H2O। तो ये क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और + 3/2 H2O अलग हो गए। जब हमसे ये पूछ ले कि बताओ जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे, तो इन दोनों को उठा के इधर लिखना है, इसको उठा के इधर लिख देना है, बस सब कुछ यही रखना है। तो बन गया क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको इधर रख दीजिए, इसको इधर रख दीजिए, दोनों याद हो गए। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा, जिप्सम कैसे बनेगा, याद कैसे करेंगे। इसका सूत्र क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये देखिए
अब याद कैसे करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस, हमें पेरिस घूमने जाना है तो पेरिस जाने के लिए हमें कैश चाहिए। ये देखो लिखा कैश, CAS कैश। कैश कितना चाहिए? तो ये देखो लिखा ऑफ, ऑफ को पढ़िए हाफ, हाफ, हाफ का मतलब आधा, ऑफ हाफ। और दूसरा और सुनिए, अब पापा ने पैसे दिए पेरिस घूमने जाने के लिए तो उन्होंने बोला पैसे पानी की तरह मत बहाना, मतलब पानी की तरह पैसे मत खर्चा करना, फ्री में नहीं आते। तो H2O पानी ये जरूर होना चाहिए। तो पेरिस जाना है, कैश चाहिए, कैश कितना चाहिए? हाफ चाहिए। पैसे कहाँ नहीं बहाना? पानी में। इसी तरह इधर देखो, इसको बोलते हैं जिप्सम, जिप्सम, जीप, जिप्सम से क्या याद आ रहा है? जीप, जीप हमें खरीदनी है। जीप के लिए भी क्या चाहिए? कैश। जीप खरीदने के लिए क्या चाहिए? कैश। कैश कितना चाहिए? जिप्सम, सम, सम, सम संख्या कितने शुरू होती हैं? 2 से, तो ये देखिए 2 लिखा है। फिर वही बात, पैसे कहाँ नहीं बहाने? पानी में नहीं बहाने। तो कैश चाहिए और सम चाहिए। पैसे कहाँ नहीं बहाने? पानी में। अच्छा, इसके उपयोग सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उपयोग कहाँ होता है? शल्य चिकित्सा में, प्लास्टर करने में। आपको या ना याद रखने तो बस इतना याद रख लेना कि टूटी हड्डियों को जोड़ने में काम आता है। किसको? टूटी हड्डियों को जोड़ने में, शल्य चिकित्सा में, प्लास्टर करने में। सांचे और मॉडल बनाने में, जो पहले से हमें कोई चीज़ बनाना है, कोई कीमती चीज़, तो हम उसका मॉडल बना लेते हैं या सांचा बना लेते हैं पहले से। मूर्तियाँ बनाने में, खिलौने बनाने में, बचपन में हम जो लोग गुल्लक यूज करते थे तो वो तो मिट्टी के बने होते थे, लेकिन अब जो गुल्लक बन के आ रहे हैं थोड़ा फैशन वाले, तो वो किसके बने होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के। ठीक है, तो मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में जो माता जी आती हैं हम लोगों के यहाँ, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाई जाती हैं। तो धावन सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अगला, ये जितने पेज हैं बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको कोई भी पेज मिस मत कीजिए। एक बार पूरा पढ़ के जाइए, फिर बताना पेपर देने के बाद कितना आया था। अब ये देखिए लिखिए उपधातुएं। तो उपधातुओं को याद करना है आपको। उपधातुएं कौन कौन सी होती हैं? उपधातुएं होती क्या हैं, पहले यही चर्चा करते हैं। उपधातुएं क्या होती हैं? जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण होते हैं। जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उपधातु। धातु अधातु दोनों के गुण हो तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? उपधातु। कौन कौन सी होती हैं? 7 उपधातुएं होती हैं। कौन कौन सी? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फिर से याद करते हैं, देखो, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये होती हैं। तो 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। याद जरूर करना है, ये याद रखना है पहले कि याद जरूर करना है इन्हें। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। सिलिकॉन और एंटीमनी, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। सिलिकॉन, एंटीमनी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी, इसी की मैं बार बार जिक्र कर रहा था, ये आपको एकदम रटी होनी चाहिए। इससे पहला चैप्टर भी रिलेटेड है, ये भी। सक्रियता श्रेणी को आप विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, तो इनमें से दोनों में कोई नाम लिख के आ जाए कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है या विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, तो एक ही बात है। सक्रियता श्रेणी पूछे या विद्युत रासायनिक श्रेणी पूछे, एक ही बात है। ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखा गया। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे की ओर। सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता जिसकी होगी वो सबसे पहले रखा गया है, फिर इसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे रखा गया। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है दोस्तों? ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखा गया। तो इसका मेन आदमी जो है पता है वो कौन है? जो मेन आदमी, इसमें मेन आदमी ये निभा रहा है। इसके इधर जो तत्व रखे गए ये हाइड्रोजन को उससे विस्थापित कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत आएगा बहुविकल्पी में। जो हाइड्रोजन के इधर रखे हुए हैं हमारे कौन से साइड पे? लेफ्ट साइड पे। ये राइट है हमारा, ये लेफ्ट है। तो ये वाले जितने भी तत्व हैं ये हाइड्रोजन को इसकी जगह से विस्थापित कर देंगे और खुद आके बैठ जाएंगे। लेकिन जो हाइड्रोजन के इधर रखे हुए हैं, कॉपर, Hg, पारा, Ag, चांदी, Au, सोना, ये कभी भी हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटा नहीं सकते। ये सारे हटा देंगे क्योंकि ये ज़्यादा क्रियाशील है। ये हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशील है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा क्रियाशील तो पोटेशियम। मैक्सिमम टाइम पोटेशियम ऑप्शन नहीं मिलता तो सोडियम दिया होगा। तो सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम और सोडियम। सबसे कम क्रियाशील चांदी और सोना। सबसे कम सोना, फिर उससे कम फिर चांदी,
फिर पारा, फिर कॉपर। तो ये कॉपर बहुत याद रखना है। कॉपर इसलिए याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में जब पूछेगा कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा तो ये Cu जरूर आएगा। तो ये पूरी याद होनी चाहिए आपको कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, Pb, लेड, सीसा, ये हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। ये हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देंगे, ये हाइड्रोजन को उसकी जगह से नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम उसमें क्वेश्चन जो बहुविकल्पी हैं उसमें पढ़ाएंगे। भर्जन क्या होता है, ये दोनों भर्जन निस्तापन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पता है आपको। सांद्रित अयस्क दोनों की परिभाषा सेम देखो, इसमें भी सांद्रित अयस्क या किसी अन्य पदार्थ के साथ, सांद्रित अयस्क को अकेले, सांद्रित जो अयस्क है उसको अकेले या उसमें कुछ पदार्थ मिला करके उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। मेन यहाँ फोकस करना, उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में। यहाँ देखिए सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थित में, यहाँ वायु होना चाहिए, यहाँ पर वायु की या तो बहुत कम मात्रा हो या तो बिल्कुल अनुपस्थित हो। तो वायु की अनुपस्थित में गर्म करके नमी तथा वाष्पशील पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में, यहाँ नियंत्रित नहीं है, यहाँ अनुपस्थित है, नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अच्छा, भर्जन किस भट्ठी में होता है ये भी पूछा जाता है, तो परावर्तनी भट्ठी, इसका चित्र भी याद करे रहना, परावर्तनी भट्टी कैसे होता है। मफल भट्टी होती, परावर्तनी भट्टी होती, तो भर्जन किस में होते हैं, परावर्तनी भट्टी में। तो ये देखिए यहाँ पर कॉपर का निष्कर्षण दिया गया है, आप देख लेना कैसे किया जाता है, इनको याद कर लेना। ठीक है, सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। निस्तापन, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थित में गर्म करके नमी तथा वाष्पशील पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे हमने बॉक्साइट लिया, इसके साथ अभी जल मिला हुआ है, हमने इसको गर्म किया, वायु की तो अनुपस्थित है, गलनांक से नीचे, गलनांक का मतलब जब तक का वो पिघले ना, बिना पिघले हुए बाहर निकालने की प्रक्रिया। तो यहाँ से देखिए H2O जल था, मैंने इसको बाहर निकाल दिया, यहाँ बाहर निकल गया जल अलग, तो ये वाष्पशील पदार्थ है, इसमें लिखा है ना वाष्पशील पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। तो ये वाष्पशील पदार्थ क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो Al2O3 बॉक्साइड हमें बाहर मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या, निस्तापन हमने पढ़ा, भर्जन पढ़ा, सक्रियता श्रेणी पढ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़। धातु, इससे ये याद हो गई, ये इतनी धातुएं हैं, आपको ये भी याद हो जाएगा, ये इतनी उप धातुएं हैं। तो कभी ये पूछेगा इनमें से कौन सी धातु है, कौन अधातु है, तो वो वाले क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे अगर आपको याद है। मिश्र धातुएं क्या होती हैं, तो जो धातुओं को मिलाकर बनाई जाती हैं उन्हें मिश्र धातु, या धातु को मिलाकर बने उन्हें मिश्र धातु, धातु को मिलाकर बनाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। जैसे हमने बोला पीतल, क्या बोला, पीतल, तो पीतल को याद करिए पिताजी से, पीतल पिताजी, यहां लिख देता हूं पिताजी, पिताजी। तो ये देखिए ता से तांबा, तांबा का मतलब कॉपर, और जी से जिंक, तो कॉपर और जिंक को मिलाकर क्या बनता है, पीतल। तो याद रखना पीतल जहां है तो उसमें क्या कर लेना है, पिताजी, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। अगला है नाइक्रोम, नाइक्रोम, ये पता है आपको उसका वो क्या नाम से, नाइक्रोम क्या होता है, हीटर की जो स्प्रिंग होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। तो इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं, पहले इसमें लिखे हैं निकेल, ना से क्या हो गया, निकेल, प्लस ई से कुछ नहीं होता, क्रो से क्रोमियम, क्रो से क्रोमियम, मा से मैग्नीज, Mn, निकेल Ni, क्रोमियम Cr, मैग्नीज। जहाँ पर क्रोमियम मैग्नीज होंगे वहाँ पर आयरन अपने आप हो जाएगा। तो निकेल, कॉपर, मैग्नीज और फेरस मतलब लोहा, इनको मिलाकर क्या बनाया जाता है, नाइक्रोम। क्या बनाया जाता है, नाइक्रोम। आगे देखिए इसमें एक दो और होते हैं, जैसे हमने बोला जर्मन सिल्वर, जर्मन, ये क्या लिख गया, जर्मन, ठीक है, सिल्वर, जर्मन सिल्वर। जैसे रोल गोल्ड आता है नकली सोना, उसी तरह जर्मन सिल्वर भी आता है, नकली चांदी। तो
किसी नियम को लगाकर ये बनाए गए होंगे। जर्मन सिल्वर ये नकली है तो इसलिए क्या होगा, सस्ता। कॉपी किया हुआ नकली सिल्वर, तो कॉपी किया, कॉपी से बन गया कॉपर। नकली, नकली से क्या बन गया, निकेल। कॉपी किया हुआ नकली सिल्वर, तो इसलिए ये क्या बन गया, Cu प्लस Ni। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है Cu प्लस Zn, दोनों हो सकते हैं, कॉपर प्लस निकेल, कॉपर प्लस जस्ता। ठीक है, तो जो ऑप्शन में आपको दिखे वो लग, कॉपर प्लस निकेल या कॉपर प्लस जस्ता, इससे क्या बनता है, मिश्र धातु। अब देखिए चैप्टर वो वाला शुरू हो गया, हाइड्रोकार्बन वाला। तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा जाए क्या होता है, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़े होते हैं। ध्यान से सुनना, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़े होते हैं वो संतृप्त होता है। जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े होते हैं वो असंतृप्त होता है। तो संतृप्त क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़े हैं वो संतृप्त है। जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े हैं, द्विबंध मतलब ये डबल बॉन्ड जिसको बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल नहीं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और ये है सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन इसी को बोलते हैं, जिसमें क्या जुड़ा हो, सिंगल, वो है एल्केन। जिसमें डबल हो वो है एल्कीन, जिसमें ट्रिपल हो वो एल्काइन है। ठीक है, इनका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। याद कैसे करना, जितने n है उसके दुगुना H है, यहाँ n है यहाँ 2n है, इसके दुगुना है और दो ज़्यादा है, दोगुना से दो ज़्यादा एल्केन। एल्कीन क्या होता है, जिसमें सिर्फ दुगुना हो, N2n, तो यहाँ दुगुना से दो ज़्यादा थे, यहाँ दुगुना है, यहाँ दुगुना से दो कम है, CnH2n-2, इसका मतलब है दुगुना से दो क्या है, कम। तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, देखिए ये 2 C हैं, यहाँ देखिए ये पहले ये याद कर लीजिए, 1 C का मतलब मेथ, 2 C का मतलब एथ, 3 C का मतलब प्रोप, 4 C का मतलब ब्यूट, 5 C का मतलब पेंट, 6 C का मतलब हैक्स, 7 का हैप्ट, ऑट नॉन डेक, ऑक्ट नॉन डेक। ठीक है, तो यहाँ पर 2 C है, देखो 2 C का मतलब क्या हो गया, 8, तो ये 8 हो गया। सब में सिंगल बॉन्ड लगा है तो जोड़ेंगे एन, क्या जोड़ेंगे, एन। यहाँ पर लिख देता हूँ, एल्केन में एन जुड़ता है, क्या जुड़ता है बच्चों, एल्केन में एन जुड़ता है, एन। ठीक है, यहाँ एन जुड़ेगा, इसमें ईन जुड़ता है, ईन, और यहाँ पर आइन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, आइन। जब ट्रिपल बॉन्ड लगा हो या दुगुना से दो कम हो तो आइन, तो ये याद रखना, एन ईन आइन। तो ये हो गया, नाम क्या था इसका, एथ। एथ में एन जोड़ेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, एथेन। तो ये पता चल गया एल्केन वाला है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 C है, यहाँ पर भी इसका नाम क्या होगा, एथ, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या जोड़ेंगे, ईन, तो नाम क्या हो गया बच्चों, एथीन, एथीन। ठीक है, और ऐसे भी जान सकते हैं, देखो यहाँ 2 C है, 2 के दुगुना 4 हैं, दुगुना वाले में इन जोड़ना है, 2 C है, दुगुना है। यहाँ देखिए 2 थे, 2 के दुगुना 4, 4 में 2 ज़्यादा है, 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ दुगुना से 2 ज़्यादा है, दुगुना से 2 क्या है, ज़्यादा। तो ऐसे भी अगर ये बॉन्ड ना देखना चाहें तो 2 C है और C के अलावा H कितने, 6, यानी 2 के दुगुना 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। यहाँ पर 2 C है, 2 के सिर्फ दुगुना है, दुगुना हो तो इन जोड़ते हैं, तो नाम क्या हो गया, एथ प्लस इन बराबर एथीन। संधि ना पढ़ने लगना। एल्काइन, यहाँ दुगुना से 2 कम होते हैं, देखिए C 2 है, दुगुना से 2 कम कर दीजिए, दुगुना से 2 कम, 2 के दुगुना 4, 4 में 2 कम करेंगे 2, तो 2 C है और 2 ही H है, तो आइन जोड़ेंगे, तो एथ प्लस आइन एथाइन, तो ये सेठाइन जेठाइन वो याद न करना। ठीक है, अब देखिए क्रियात्मक समूह, बहुत अच्छे से पढ़ना है इनको, बहुविकल्पी में तो आना ही आना है। OH इसको बोलते हैं एल्कोहल, CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन, COOH कार्बोक्सिल, तो ये हो गए इनके ग्रुप, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल।
अगर OH मिला तो हम लोग ऑल जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ऑल। CHO मिला तो अल जोड़ेंगे, CO मिला तो ओन जोड़ेंगे, COOH मिला तो ओइक अम्ल जोड़ेंगे, ओइक अम्ल, ठीक है, ओइक अम्ल। जैसे यहाँ लिखा C2H5OH, तो अभी बताएंगे इनका नामकरण, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ OH लगा है तो जान गए ये कौन सा है, एल्कोहल। यहाँ देखो CHO लगा है, जान गए एल्डिहाइड है। यहाँ CO लगा है, ये देखिए ये बीच, CO जो होता है कीटोन हमेशा बीच में होता है, ये पीछे नहीं होता। ये देखिए यहाँ पीछे होते हैं, CO हमेशा बीच में होगा। तो यहाँ पर CO देख के हम बता दिए ये कौन सा है, कीटोन। यहाँ देखिए COOH लिखा है, COOH ये कौन सा है, कार्बोक्सिल, तो इसमें वो एक जोड़ेंगे। जैसे इसका नाम हो जाता है एथेनॉल, क्या हो गया, एथेनॉल। इसका प्रोपेनल, तो ऐसे याद करना है, ठीक। तो आपको अगर IUPAC सीखनी है तो ये तो याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। इसके अलावा मेथिल, एथिल क्या होते हैं, जैसे मेथिल बोलते हैं हम CH3 को, एथिल बोलते हैं C2H5 को, क्लोरो ब्रोमो प्रो, ये भी याद होने चाहिए। Cl का मतलब क्लोरो होता है, Br का मतलब ब्रोमो होता है, ठीक है। तो इतना पढ़ना है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, बताइए जल्दी से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़ा होते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त क्या होता है, असंतृप्त जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें आता है एल्केन, इसमें आता है एल्कीन, एल्काइन। इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल भी देख लिए हमने। इनका सूत्र याद रखना है, CnH2n+2, इनका होता है CnH2n, इनका होता है CnH2n-2। यहाँ दुगुना से दो ज़्यादा होते हैं H, यहाँ दुगुना होते हैं, यहाँ दुगुना से दो कम होते हैं। क्रियात्मक समूह हमने पढ़ा, OH एल्कोहल होता है, CHO एल्डिहाइड होता है, CO कीटोन होता है, COOH कार्बोक्सिल होता है। एल्कोहल में ऑल जोड़ते हैं, एल्डिहाइड में अल जोड़ते हैं, कीटोन में ओ जोड़ते हैं, कार्बोक्सिल में ओइक अम्ल जोड़ते हैं। इधर हमने याद किया मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक। 10 तक याद करने बस, वैसे आएंगे 6-7 तक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक। अब इनका नामकरण करते हैं, आराम से सुनते रहना। जैसे 1-2 में पहले आपको और दूसरे बता देता हूँ। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, हमने लिखा C3H8, C3H8, इसका नामकरण बताओ करो। तो यहाँ कार्बन दिखे 3, यहाँ देखो कार्बन 3, मतलब क्या हो गया, प्रोप, क्या हो गया, प्रोप, ठीक है, प्लस। अब इसको देखो, H को गिनती करो 8 है, इसके दुगुना करो, 3 के दुगुना 6, 6 में 2 जुड़े हैं, यानी ये दुगुना से 2 ज़्यादा वाला केस है। दुगुना से 2 ज़्यादा, दुगुना से 2 ज़्यादा दिखे तो क्या जोड़ना है बच्चों, एन, क्या जोड़ना है, एन। तो इसमें एन जोड़ेंगे, तो प्रोप प्लस एन, ये ए की मात्रा है, इसमें चढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। बताओ समझ में आई बात, प्रोपेन। अब जैसे हम लिख दूं C4H8, तो पहले ढूंढो जाके C4 का मतलब क्या होता है। C4 है तो मतलब ब्यूट होता है, C4 है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ब्यूट। आराम से समझना क्योंकि ये आएगा तो जरूर, ब्यूट प्लस इसमें 4 के दुगुना करिए तो दुगुना ही हो रहे हैं, ना जुड़ा है ना घटा है। तो जब जुड़े घटे कुछ ना सिर्फ दुगुना हो तो बच्चों ईन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ईन। तो ब्यूट प्लस ईन, ब्यूट प्लस ईन। अब बड़ी ई है तो इसमें बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो ये नाम हो जाएगा ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन। बात समझ में आ रही। आगे देखिए, जैसे मैंने लिखा C5H8, C5H8, तो C कितने हैं 5, H कितने हैं 8, तो 5 के दुगुना कीजिए 10, 10 में 2 घटे हैं। देखिए ये 2 घटे वाला केस, दुगुना से 2 कम होते हैं, दुगुना से 2 कम, तो आइन जुड़ता है। क्या जुड़ता है, आइन। तो C5 का मतलब पहले सोचिए, पेंट, पेंट प्लस आइन, मतलब बड़ा की मात्रा लगाना है यहाँ, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटाइन। ठीक है, तो ये बातें हमको लग रहा है थोड़ा बहुत तो समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए एक एक का यहाँ पर नामकरण करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, पेज थोड़ा कम हो गए, C3H7CHO, C3H7CHO। तो
पहले सी की गिनती कीजिए, कितने हैं 3, तो 3 का मतलब क्या हो गया प्रोप, क्या हो गया प्रोप, नहीं नहीं 3 नहीं है, ध्यान से देखिए 3 ये है, एक ये क्या है, एक ये भी तो है, 4 है, गलत हो जाता पहला ही, तो इसका नाम हो गया ब्यूट, क्या हो गया ब्यूट, प्लस एन प्लस CHO लगा है, CHO का मतलब कौन सा एल्डिहाइड, इसमें कल क्या जुड़ेगा अल, तो ब्यूट प्लस एन प्लस अल, तो नाम हो गया ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। समझ में आई बात। C कितने थे 4, तो हमने लिख दिया ब्यूट, C4 का मतलब ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो एन प्लस, अब यहां लिखा CHO का मतलब क्या होता है अल, तो ब्यूट प्लस एन प्लस अल बराबर ब्यूटेनल। अब लिखा CH3 CH2 COOH, C गिनिए 1 2 3, C कितने हैं 3 का मतलब क्या है प्रोप, क्या है प्रोप, ठीक, प्लस एन प्लस COOH, ये कौन सा होता है बच्चों ओइक, अब स्पेस नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा इसके बाद, प्रोप प्लस एन प्लस ओइक, तो प्रोपेनोइक, क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक, अम्ल आपको लगाना ही लगाना है, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ तो आपको ऐसे लिखा मिल सकता है C2, यहाँ CH2 है, बीच में डबल बॉन्ड लगा है, H2 है 4 हो गए, तो इसका मतलब यही है C2H4, C है 2 तो का नाम क्या हो गया एथ, दुगुना है बस तो इन जोड़ना है, एथ में इन जोड़ना है, ये देखिए दुगुना वाले में सिर्फ इन जोड़ते थे, तो एथ में इन जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों एथीन, क्या हो जाएगा एथीन। अगला है CH3 COCH3, C गिनिए 1 2 3, 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब बच्चों प्रोप, क्या है प्रोप, 3 का मतलब क्या होता है प्रोप, और CO जुड़ा है, CO में ओन जुड़ता है, देखो ये लिखा है ओन, CO कीटोन समूह है, इसमें ओन जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, क्या हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोप प्लस ओन, प्रोपेन प्लस ओन तो प्रोपेनोन, प्रोपेन प्लस ओन तो प्रोपेनोन, याद आया। CH3 COCH3 1 2 3 C का मतलब प्रोप, CO का मतलब ओन, तो प्रोपेनोन, क्या हो गया प्रोपेनोन। अगला देखिए CH3 CHO, अब गिनिए C 1 2, कितने C हैं 2 C का मतलब क्या है एथ, क्या है एथ। अब CHO जुड़ा है तो अल जुड़ेगा, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा एथेनल, क्या हो जाएगा एथेनल, क्या हो जाएगा एथेनल। C2H5OH 2 हैं, एथ जुड़ेगा, ये तो पता है एथ, ठीक। OH जुड़ा है तो इसमें ऑल जुड़ेगा, OH वाले में क्या जुड़ता है ऑल, तो क्या हो जाएगा एथेनॉल, क्या हो जाएगा एथेनॉल। बात समझ में आ रही, एथेनॉल। तो इसके लिए ये पेज आपको रटना पड़ेगा UPSC जानने के लिए, ठीक है। देखिए अगला है CH3 CHOH CH3, तो गिनती, अब इसमें गिनती करनी पड़ेगी। गिनती कैसे करते हैं, जिधर से क्रियात्मक समूह पहले हो, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे, यहाँ से कार्बन की गिनती करेंगे 1 2 3, अगर इधर से भी करते तो 1 2 3 दूसरे नंबर पे ही आता, और ये दूसरे नंबर पर कौन सा समूह जुड़ा है OH, कौन सा जुड़ा है OH। अब देखो इसका नामकरण कैसे करेंगे, पहले तो देखिए 1 2 3 कितने कार्बन हैं 3 कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं 3, और इसका नाम पहले कर, 3 कार्बन का मतलब क्या है प्रोप, क्या नाम है प्रोप, ठीक है। अच्छा अब ये किस समूह में किस नंबर पे लगा है, जो ये क्रियात्मक समूह है ये किस नंबर पे जुड़ा हुआ है 2 पे, तो प्रोप 2, और OH का मतलब क्या होता है बच्चों ऑल, तो एक का नाम हो गया प्रोप 2 ऑल,
बताओ समझ में आया? प्रोप टू ऑल, प्रोप टू ऑल। नेक्स्ट CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब देखिए इसमें भी बीच में है गिनती, आप इधर से करें इधर से करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5। 5 का मतलब क्या हो गया? पेंट। 5 का मतलब क्या हो गया? पेंट। C अगर 5 है तो इसका मतलब क्या होता है? पेंट। तो यहाँ लिख देंगे पेंट, ठीक है, पेंट हो गया। अब देखिए तीसरे नंबर पे लिखा है तो पेंट 3 ओन लिख सकते हैं। पेंट 3 ओन, पेंट 3 ओन। ओन कहाँ से आया? ये CO लगा हुआ है ना तीसरे नंबर पर, या इसको आप लिख सकते हैं पेंटेनोन 3, पेंटेनोन 3, पेंटेनोन 3 लिख दीजिए या पेंट 3 ओन लिख दीजिए, ठीक है। ओन जुड़ता है इसमें, क्या जुड़ता है? ओन। पेंट 3 ओन या पेंटेनोन 3। अगला देखिए ट्रिपल C। अब इसको C मत जोड़ लेना, ये Cl है, क्लोरीन है, ना कि C है, कार्बन जो जोड़ लें आप, ठीक है। तो ये क्या है? Cl है। अब इसको कैसे करेंगे? पहले C गिनिए। C कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3। 1 2 3। अच्छा अब इधर से गिनती नहीं कर सकते, जिधर से ये जुड़ा हो, ये इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परिवार के तत्व। तो यहाँ हो गया 1 2 3, गिनती इधर से करेंगे 1 2 3, 1 2 3। अब इसमें क्या लिखेंगे आगे? पहले तो ये कार्बन देखिए कितने हैं? कार्बन 3 है। कार्बन कितने हैं? 3। तो अगर कार्बन 3 है तो इसका नाम क्या होता है? कार्बन 3 पे कार्बन 3, पहले इसका नामकरण क्लोरो। Cl का मतलब क्या हो गया? क्लोरो, ठीक है। 3 कार्बन का मतलब प्रोप, तो क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो N जुड़ेगा, तो क्लोरोप्रोपेन क्या हो गया? क्लोरोप्रोपेन। अच्छा ये किस नंबर पर जो ये Cl जुड़ा हुआ है, ये कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है? किस कार्बन के साथ? पहले कार्बन के साथ। तो 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। समझ में आया? पहले तो ये नंबर देखिए कहाँ पे जुड़ा है? 1 पे। क्या जुड़ा है? क्लोरो। अगर यहाँ Br होता तो ब्रोमो, I होता आयोडो, तो Cl का मतलब क्लोरो, तो 1 पे जुड़ा है क्लोरो। अब देखिए 1 2 3 तो हो गया प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड से, तो N, तो 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। बात आई समझ में? अब देखिए यहाँ पर आप गिनती इधर तो चाहे जिस तरफ से करें, 1 2 3, 1 2 3, 3 कहाँ चला गया? यहाँ से 1 2 3 करेंगे, यहाँ से 1 2 3 करेंगे, इधर से 1 2 3, जैसे मन हो ऐसे कर लीजिए। ये तीनों हो गए, 3 हो गए कार्बन हमारे पास। ये 2 नंबर पे CH3 जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, और CH3 का मतलब होता है मेथिल। तो 2 नंबर पे जुड़े हैं, तो किस नंबर पे जुड़े हैं ये पहले लिखना। 2 लोग जुड़े हैं तो 2 2 पे जुड़े हैं, 2 पे ये भी जुड़ा है, 2 पे ये भी जुड़ा है, तो 2 को 2 बार लिख दिया, 2,2। अब 2 जुड़े हैं तो डाई लगाएंगे, डाई। अगर 3 होते तो ट्राई लगाते, तो 2,2 डाई। अब क्या बचा? जुड़े क्या हैं? इनको मेथिल बोलते हैं, तो मेथिल लिख देंगे, मेथिल। 2,2 डाई मेथिल। आप हिंदी में लिखना 2,2 डाई मेथिल। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3 का मतलब प्रोप। क्या है? प्रोप। हिंदी में लिखे देते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से तो N, तो इसका नाम हो गया 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। उम्मीद है कि समझ में आई होगी, कम से कम इतनी IUPAC तो जरूर पढ़ें आप लोग, ठीक है। 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। अगला देखिए क्या है? सजातीय श्रेणी। सजातीय का मतलब सेम जाति वाले। अब समझ गए बात को? या तो उनके क्रियात्मक समूह सबके सेम हो, जैसे यहाँ लिखा है कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एवं नहीं, या इस जगह या होना चाहिए, या क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। या तो उनका सामान्य सूत्र हो, यानी सब एल्केन वाले हों, या सब एल्कीन वाले हों, या सब एल्काइन वाले हों, या तो सब में सेम क्रियात्मक समूह हो, जैसे यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH। तो यह एक सजातीय श्रेणी का निर्माण कर रहे हैं। कैसी? सजातीय। एक ही जाति वाले हैं, सब एल्कोहल वाले बैठे हैं, जो सब दारू पीते हैं।
OH 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 सब एल्कोहल वाले हैं। जैसे यहाँ देखिए C1 है, H4 है, दुगुना से 2 ज़्यादा है, यहाँ 2 है, 2 के दुगुना 4, 4 और 2 6, 3 के दुगुना 6, 6 2 8, 4 के दुगुना 8, 8 2 10, सब दुगुना से 2 ज़्यादा वाले हैं, यानी सब एल्केन वाले बैठे हैं। सब कौन से बैठे हैं? एल्केन वाले। तो सजातीय श्रेणी क्या होती है? कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र या क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, जिनका क्या हो? सामान्य सूत्र, यानी सब एल्केन वाले हों या सब एल्कीन वाले हों या सब एल्काइन वाले हों। प्रतिस्थापन अपक्रिया, हमने इसको पहले भी पढ़ा। प्रतिस्थापन, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से क्या कर देता है? विस्थापित, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया। यहाँ पर कुछ अलग है, वह अपक्रियाएं, ये इसमें लिख के आएगा कि कार्बन के सापेक्ष आपको लिखनी। वह अपक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु का परमाणु किसी अन्य परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है। बात थोड़ी वही है, ठीक है। जैसे यहाँ CH4 लिखा है, मेथेन, इसकी क्लोरीन से क्रिया करवाई गई, तो इसने बना दिया CH3Cl प्लस HCl को क्या कर दिया? बाहर। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया जब कार्बन के सापेक्ष लिखनी, तो वह अपक्रिया जिनमें किसी कार्बनिक अणु का परमाणु किसी अन्य परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है। अब देखिए क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। या फिर आपसे ये पूछे एथिलीन कैसे प्राप्त करते हैं, या फिर ऐसे पूछ ले एथिल एल्कोहल से एथिलीन गैस कैसे बनाएंगे, तीनों के सेम जवाब है। एथिल एल्कोहल को हमने शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया, C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल है। इसको H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया 100 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए ध्यान से सुनना, अब C2H5 ये उसी तरह है, OH जहां था OH हट गया क्रियात्मक समूह, इसकी जगह HSO4 लग गया। क्या लग गया? HSO4। एक इसका H हट गया, इसमें H बचा और यहां से OH बचा। H और OH मिलके क्या बना दिए? H2SO4, सॉरी H2O। क्या बना दिए? H2O। तो यहां से C2H5 उसी तरह है, OH जो क्रियात्मक समूह था वो हट गया, एक H इसके साथ मिल जाएगा, ये बचेगा HSO4। तो C2H5 HSO4 प्लस H2O। अब इसको हमने फिर से पकड़ लिया, ये जो बना जल को अलग कर दिया C2H5 HSO4 को। अब हमने कहा 100 पे नहीं, इसको थोड़ा और खौलाओ, 160-170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया हमने। तो ये C2H4 इधर से अलग हो गया, C2H4। अब यहाँ एक बचा है, 4 अलग हुए हैं, 5 हैं, तो 4 अलग हो गए, एक H ये, एक H ये, एक H ये, एक H ये, H2SO4 फिर से बना दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल फिर से अलग हो गया। ये जो प्राप्त हुआ यही एथिलीन है आपका। तो एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? यही है। एथिल एल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाएंगे? यही लिखेंगे। एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या होता है? यही होता है जो हो रहा है। अगला, एथिल एल्कोहल को सोडियम धातु से क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? तो जब एथिल एल्कोहल को C2H5OH को हमने सोडियम Na के साथ क्रिया करवाई, बहुत क्रियाशील धातु है, तो ये बना C2H5ONa प्लस H2 गैस बाहर निकल गया, सोडियम एसीटेट। C2H5ONa, तो यहाँ बना C2H5ONa और प्लस H2 गैस क्या हो गई? बाहर निकल गई, ठीक है। 2 Na यहाँ थे, देखिए यहाँ 2 Na है, तो Na बस यहाँ आ गया, इससे H जो बाहर हो गया, Na आ गया है, H बाहर हो गया। देखो H की जगह बस Na आ गया है, H जहाँ था वहाँ Na आ गया है, H2 बाहर हो गया। अगला है एथेनोइक अम्ल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो एथेनोइक अम्ल या एस्टिक अम्ल जिसे बोलते हैं, तो एस्टिक अम्ल भी लिखे तो यही है। एथेनोइक एस्टिक अम्ल एक ही बात होती है, सिरका है ये। CH3COOH, इसकी क्रिया करवाई हमने सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 से, तो इसने हमने दे दिया CH3COON प्लस H2O प्लस CO2, CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। अगला है एथेन को वायु में जलाया जाता है, बहुत भयंकर तरीके से जलाना पड़ेगा इसको, आग नहीं लगती, तो इसके हमने 7 ऑक्सीजन के परमाणु लेने पड़े। एथेन होता है C2H6, ये है एथेन, इसको हमने गर्म किया, जलाया वायु में, ये वायु है तो वायु में जलाया। तो अब एथेन को जलाएं, मेथेन को जलाएं, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल्स प्राप्त हुए और जल के 6 मोल्स, 4 CO2 प्राप्त हुआ और 6 H2O। तो ये आपको रटना है, क्या करना है? रटना है।
अब देखिए वो प्रश्न पढ़ेंगे जो हमेशा आते हैं, जैसे साबुन, वही नहाने धोने वाले साबुन और कुछ नहीं है। साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। तो साबुन क्या होते हैं? उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन। अगर पूछे साबुनीकरण क्या होता है तो ये लिखा, ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH तथा तनु NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल के अपघटन से प्राप्त होते हैं, इसे साबुनीकरण कहते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH तथा KOH द्वारा जल के अपघटन से प्राप्त होते हैं, इसे साबुनीकरण कहते हैं। ये है इसकी रासायनिक अपक्रिया। देख के डर लगता है, डरिए मत। इसको आपको एक लाइन याद करना है, CH2O C17H35। जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा, CH2 CH2O CO C17 C17H35। बीच में भी वही लिखा है, बस यहाँ से 2 गायब है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, बस बाकी ये तीनों सेम है। तो एक को आप याद कर लीजिए, CH2O CO C17H35, बाकी तीनों सेम, यहाँ से 2 हटा देना है। इनकी क्रिया करवानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड से 3NaOH से। अब देखिए, या तो आप NaOH तीनों में अलग अलग लिख दीजिए, या तो तीनों एक साथ लिख दीजिए 3NaOH। इधर बनाएंगे ये CH2OH CHOH CH2OH, ये भी सेम है, बस यहाँ 2 नहीं है। जैसे यहाँ 2 नहीं था वैसे यहाँ नहीं है। तो एक याद कर लीजिए, CH2OH, नीचे भी CH2OH, बीच में CHOH। ये मिला हमें साबुन 3C17H35COONA, C17H35COONA, ये है साबुन आपका। ये है वसा और ये है ग्लिसरॉल। तो इसको याद करना है CH2O CO C17H35, इधर याद करना है CH2OH, और फिर 3 बार इसको लिखना है। अगला कुछ अब क्रियाएं पूछे जाती हैं कि जब एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल या एस्टिक अम्ल की क्रिया करवाई जाती है तो क्या मिलता है हमें। तो हमने CH3CH2OH लिखा एथेनॉल, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ गर्म किया। इसमें क्या क्या उपस्थित होगा? KMnO4, पोटेशियम परामैग्नेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बनाएगा CH3COONA प्लस H2O। फिर हमने इसकी क्रिया दोबारा करवाई HCl के साथ, तो हमें मिला एसिटिक अम्ल। तो अगर आपसे एसिटिक अम्ल बनाने की विधि भी पूछी जाए तो यही लिखना, तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे, ठीक है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे? तो यही है CH3COOH। या फिर बोल दे एथेनॉल की क्रिया जब हम KMnO4 के साथ करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है। तो इसकी क्रिया लंबी है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे, ये वो उसकी विधि है, ठीक है। या एसिटिक अम्ल बोले तब भी यही बात है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। फिर है एथिलीन से एथेनॉल कैसे बनाएंगे? तो CH2 ये क्या है? एथिलीन। इसकी क्रिया हमने करवाई H2SO4 से, तो ये हमें बना दिया CH3CH2SSO4, CH3CH2HSO4। फिर यहाँ से H2SO4 बाहर निकला, H2O के साथ क्रिया करवाई तो ये बना दिया CH3CH2OH। या इसी को आप बोल सकते हैं C2H5OH, C2 हैं तो C2, 3 2 5 OH। तो ये एथिल एल्कोहल लिखा है। तो एथिलीन से एथेनॉल कैसे बनाएंगे? एथिल एल्कोहल को ही हम एथेनॉल बोलते हैं। अगला ये है किण्वन विधि से एल्कोहल का निर्माण, या इसे औद्योगिक विधि बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किण्वन विधि से एल्कोहल का निर्माण और इसे औद्योगिक विधि पर। तो 2 मोल्स लिए हमने C6H10O5N प्लस NH2O, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स H2O के मॉलिक्यूल्स लिए। इसकी माल्ट से हमने क्रिया करवाई तो NC12H22O11। ये कैसे प्राप्त हुआ? 2 का गुणा करवाइए, 6 में 6 दूनी कितने हो गए? 12। तो यहाँ देखो C12 लिख गए। अब 2 का गुणा करवाएंगे 10 में, तो 10 दूनी हो गए 20। और देखिए H यहाँ भी लिखे हैं, 20 और 2 22। यहाँ देखिए 5 दूनी 10, वो 5 दूनी 10 हो गए, 10 1 O ये लिखा है तो O 11 हो गए। फिर हमने इसको पकड़ के यहाँ रख दिया 12 22 11, 12 22 11। इसकी क्रिया हमने जल से करवा दी H2O से। तो अब पता है क्या मिलेगा? 12 और 2 कितने हो गए? 14, सॉरी C12 है तो 12 ही रहेंगे, ठीक है। H22 है, 22 2 हो गए 24, 11 1 12 हो गए। तो इनके आधे आधे कर दिए, 6 12। देखो ये 12 है तो 6 हो गए, क्योंकि यहाँ 2 मोल्स हमने ले लिए।
तो एक ग्लूकोज होगा एक फ्रक्टोज होगा, मैंने एक साथ लिख दिए हैं ग्लूकोज। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स होता है C6H12O6, एक फ्रक्टोज का होता है। सूत्र ग्लूकोज फ्रक्टोज के सेम होते हैं। तो ये देखिए माल्टेज से हमने क्रिया कराई थी तो 2C6H12O6 मिला था। फिर हम इसकी क्रिया, ये जो लिखा है C6H12O6, C6H12 है ये, सॉरी यहाँ पर ठीक से बना नहीं, H12 है, O6। इसकी क्रिया हम जाइमेस से करवा देंगे तो हमें 2 मोल्स प्राप्त होगा C2H5OH, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी बाहर 2CO2, ठीक, 2C2H5OH प्लस 2CO2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार पढ़ें, 2-3 बार लगाएं, याद हो जाएगी आपको, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं समीकरण का संतुलन कैसे करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? समीकरण का संतुलन। जैसे यहाँ लिखा CH4O2, यहाँ लिखा CO2 प्लस H2O। तो पहले एक एक को, इसका सबसे अच्छा तरीका है एक एक को मिलाइए, क्या वह संतुलित है। जैसे यहाँ एक C लिखा है, यहाँ भी एक C लिखा है, कोई C वाली तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ 4 लिखा है, H कितने हैं 4, यहाँ H कितने हैं 2। अब हमें दोनों तरफ H को बराबर करना है, तो H को बराबर करने के लिए यहाँ हमें कितना लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा, तब 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ हमें 2 लिखना पड़ेगा। इसमें सिर्फ आप गुणा करवा सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। कक्षा 11-12 में समीकरण संतुलन दूसरे तरीके का होता है, अभी आपको इसी तरह पढ़ना है। CH4, तो C देखा हमने 1, इधर भी देखा 1, बढ़िया चल रहा है। H 4 है, इधर 2 थे तो हमने 2 का गुणा करवाया, H हो गए 4। O कितने हैं 2, इधर भी देखिए अब O पहले 2 यहाँ है 2 यहाँ है, अब तो हो गई गड़बड़ भाई साहब। 2 यहाँ है 2 O यहाँ है 4, तो यहाँ भी 2 का क्या करवाना पड़ेगा गुणा। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 O हैं, 2 ये हैं 2 ये हैं, H 4 है H 4 है, C 1 है C 1 है, हो गए। बस 2 का दोनों जगह गुणा करवाना था। बात आई समझ में। अब यहाँ देखिए लिखा है CO2 प्लस H2O, और ये लिखा है C6H12O6O2 H2O, बहुत सारा लिखा है। पहले C मिलाइए। यहाँ C कितने हैं 6, यहाँ C कितने हैं 1। एक ही काम करवाना है आपको गुणा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो C 6 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 6 का बच्चों गुणा होगा। अब यहाँ पर भी 6 हो गए, यहाँ पर भी 6 है। H को मिलाइए। H यहाँ कितने हैं 2, सिर्फ 2 हैं। यहाँ 12 हैं और 2 14 हैं। यहाँ 12 और 2 कितने हो गए 14। अच्छा O को भी देख लेते हैं। O 6 दूनी 12, 12 और 1 कितने हो गए 13। तो O वाले यहाँ 6 हैं, 6 2 8 है, 8 1 9 है। तो इसका नहीं समझ में आ रहा हमें, लेकिन H का समझ में आता है कि H कितने। H यहाँ पर 2 हैं, सिर्फ कितने हैं 2, और यहाँ पर 12 हैं और 12 2 14 है। अगर मान लो थोड़ी देर को सोचो, यहाँ मैंने 7 का गुणा करवाया, कितने का 7 का, तो 7 दूनी कितने हो गए 14, और यहाँ पर O कितने हो गए 7, और 7 और 2 9 हो गए। कितने हो गए 9। तो ये तो गड़बड़ कर देगा, तो हम क्या करवाते हैं यहाँ 8 का गुणा करवा देते हैं। कितने का 8 का, तो 8 दूनी कितने हो गए 16। यहाँ देखिए 12 12 2 14। अब इसको हमें 16 बनाना है, तो यहाँ कितने गुणा करवाना पड़ेगा 2 का। 2 दूनी कितने हो गए 4, 4 ये 12 ये 12 4 कितने हो गए 16। यहाँ 8 का करवाया, 8 दूनी 16 हो गए। 8 O 8 और 10 2, 8 O 8 और 2 10, 6 6 2 8, 8 2 10, 2 O ये हैं 2 ये हैं 6 ये हैं, 6 2 8 8 2 10, 8 ये हो गए 2 ये हो गए 10, सब बराबर हो गए। तो यहाँ 6 का गुणा, यहाँ 8 का गुणा, यहाँ 2 का। तो मैं इसको चाहूँ तो सीधा लिख दूँ 6O2 प्लस 6CO2 प्लस 8H2O, ये होगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस 2H2O, ये बन गया। अगला देखिए Cu2S प्लस O2, Cu2O प्लस SO2। Cu कितने हैं 2, यहाँ भी कितने हैं 2, बढ़िया चल रहा है। S कितने हैं 1, यहाँ भी S1 है, यहाँ O2 है, यहाँ भी O2। भाई साहब इसमें तो कुछ करना ही नहीं। Cu2 है Cu2 है, S1 है S1 है, O2 है O2 है, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये पहले से ही संतुलित लिखा हुआ है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके साथ। इधर देखिए Mn Mn 1 है,
O2 O1 है। अब यहाँ 2 हैं तो यहाँ कन्फर्म है कि 2 का क्या करवाना पड़ेगा, गुणा, तब यहाँ पर 2 O हो पाएंगे। यहाँ O2 है, यहाँ O था तो 2 का गुणा हो गया। इधर देखिए Cl, इधर 2 हैं इधर 1 है तो यहाँ पर 2 का गुणा अब हो गए। अब देखते हैं एक बार क्या इसके गुणा करवाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ा। 2H, H 2 हो गए भाई, यहाँ 4 हैं, कितने हैं 4, तो यहाँ तो 2 से तो गुणा नहीं होगा। 2H है इधर, इधर 2H2 लिखा हमने तो यहाँ गड़बड़ हो गया। यहाँ कितने हो गए 4, तो क्या करवाते हैं, अगर हम Mn में भी 2 का क्या करवा दें, गुणा। रुकिए Cl2 तो पहले से ही थे, गड़बड़ हो गया, फिर से सुनिए। Cl2 2 यहाँ है 2 यहाँ है तो यहाँ 4 का गुणा होगा भाई। कितने का होगा 4, क्योंकि Cl2 यहाँ भी तो है 2 2 2 4, ये नहीं होगा। मैं अच्छे से लिख देता हूँ MnO2 प्लस 4HCl, ये बनाएगा MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब देखिए क्या बराबर है, 4H 2 दूनी 4H, 2O 2O, Mn1 Mn1, 4Cl Cl2 Cl2, बस बराबर हो गया। तो यही देखना है, तो कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। अब ही देखिए यहाँ कितने, 1, यहाँ कितने 3, तुरंत 3 का इधर गुणा, 3 F ही हो गए, 3 F ही 3 हो गए, ठीक है। अब इधर देखिए H कितने हैं 2, इधर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। इधर O 4 है भाई, O कितने हैं 4, इधर O कितने हैं 1, तो इधर 4 से गुणा करवाना पड़ेगा, तब 4 O होंगे, यहाँ O4 है। 4 का जब हमने गुणा करवाया तो ये कितने हो गए 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर भी 4 का क्या करवा देंगे गुणा, तो 4 दूनी 8, 8H इधर, 4 दूनी 8H इधर, 4O इधर, 4O इधर, 3 Fe 3, सब कुछ हो गए बराबर। तो इसको भी हम अगर सही से लिखें तो 3Fe प्लस 4H2O, ये क्या बना देगा Fe3O4 प्लस 4H2, ओके। अब देखिए यहाँ लिखा है N2H2NH3, ये शायद ज़्यादा सरल है। यहाँ N कितने हैं, बच्चों बोलेंगे 2, तो यहाँ 2 का क्या करवा दीजिए गुणा, हो गए। लेकिन इससे एक समस्या उत्पन्न ये हुई, 2 तिहाई कितने हो गए 6H हो गए, 3 दूनी 6, यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ कितने गुणा 3 का, 3 दूनी कितने हो गए 6, तो ये बन गया N2 प्लस 3H2, ये क्या बन गया 2NH3, ओके। अगला देखिए CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ Ca है, यहाँ Ca है, यहाँ O कितने हैं 2, H कितने हैं 2, लेकिन यहाँ O2 है, यहाँ भी O2 है, 2 2 कितने हो गए 4, 4 O हैं। यहाँ देखिए 3 1 4, ये 3 O हैं, ये 1 है 4 है, H 2 है, H भाई साहब यहाँ भी 2 है, ये समीकरण पहले संतुलित है। अगला देखिए Na इंटू क्या लिखा है C2H5OH, Na इंटू C2H5OH, ये बना दिया CH3CH2ONA प्लस H2। अब यहाँ पर सोचिए, आपको लोगों को ये वाला मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको सोचना है आपको। अगला देखिए C6H12O6 प्लस O2, ये CO2 6H2O प्लस हीट ऊष्मा, ये आपकी वो ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया है, क्या है ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया, हीट निकल रही है, ठीक है। 6 C कितने हैं 6, यहाँ कितने हैं 1, 6 का गुणा 6CO2 हो गया। H 12 है, H 2 है 2, अब इसको 12 बनाना है तो कितने से गुणा 6 से, 6 दूनी 12, 12H हो गए। अब इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, देख लीजिए 6 दूनी 12, ओ यहाँ 12 हो गए, 6 दूनी 12 ओ, 6 का गुणा ओ में 12 और 6 कितने हो गए 18 ओ हो गए। इधर ओ कितने हैं 6 हैं। अब इधर हमको कितने लाने चाहिए कि ये 12 बन जाए, 6 हो गए, 12 और चाहिए, तो यहाँ 6 का क्या करवा देंगे गुणा, 6 दूनी 12, 12 6 18। H देख लीजिए H 12 है, H 12 है कि नहीं, 6 दूनी 12 है, बिल्कुल है। 6 C है, 6 C है, तो ये हो गया C6H12O6 प्लस 6O2, ये हो गया 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट।
तो उम्मीद है ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, आप इतना बस केमिस्ट्री में तैयार कर लीजिए, 100% लगभग सब कुछ यहीं से आएगा। बहुविकल्पी क्वेश्चन बस आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, उसका भी वीडियो हो सकेगा तो ले आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ये होमवर्क फिर ज़रूर करें।